3। कल हम लोग चलो चले स्कूल और कान कान में ये 2 चैप्टर्स पढ़ चुके थे। ठीक है। आज ये चैप्टर 3 है। देखिए आप लोगों को इंडेक्स दिख रहा है ना। ये थर्ड थर्ड चैप्टर है, नंदू हाथी। देखिए, तो चैप्टर्स आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें क्या क्या स्टोरी है। वही हाथी के बच्चे और हाथी के पति की स्टोरी है कि जब पूरा झुंड जब चलने लगा तो पता चला उसमें कि जो झुंड की सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है वह झुंड की लीडर होती है। ठीक है, वह आगे आगे चलती है और पीछे पीछे पूरा झुंड चलता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम आप लोगों को बता रहे हैं, उसको टिक कीजिएगा। एक देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है अध्यापक के लिए। दिया है ना। नानी माँ, माँ की माँ बच्चों से पूछे कि वे अपनी माँ की माँ को क्या कहते हैं। इसको छोड़ दीजिए, उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सबको पता है। इसको देखिए, इस पेज में हम लोग का इम्पोर्टेंट चीज दिया हुआ है, ये जो ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है इस चीज को देखिए। देखिए जंगल, ऊपर वाला पैराग्राफ देखिएगा। जंगल पहुंचते ही यह झुंड बिखर गया, वे सभी अपने मनपसंद पत्ते और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। सब बच्चे पानी में खेलने लगे। कुछ बड़ी हथनियां नदी के किनारे मिट्टी में लेट गई। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि हाथियों को मिट्टी और कीचड़ पसंद है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि हाथियों को मिट्टी और कीचड़ पसंद है। देखिए ये जो ब्लू वाला है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है हम लोग का। क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। ठीक है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथियों को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, उससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करती है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दे देगा कि एक दिन में एक बड़ा हाथी 100 किलोग्राम पत्ते, यहाँ पे लिखा हुआ है, से ज्यादा पत्ते खा लेता है, पत्ते और झाड़ियां। वहां पे कभी कभी चेंज करके दे देता है 150 ग्राम, 150 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है, 200 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। ठीक है। तो एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथियां बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में कितना घंटा सोते हैं, तो केवल 2 से 4 घंटा। यहाँ पे आपका 3 से 5 दे सकता है। ठीक है, कुछ भी और भी हम लोग का टाइमिंग दे सकता है। तो 2 से 4 घंटा ही वही केवल सोते हैं। उनको कीचड़ बहुत पसंद है। कीचड़ में उनके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है, इसकी वजह से वह कीचड़ में रहना पसंद करते हैं। देखिए जस्ट उसके नीचे ही हम लोग का पता करो। नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है। जिस नंदू हाथी का हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है नंदू हाथी। तो नंदू कितने महीने का है, सिर्फ 3 महीने का, लेकिन उसका वजन कितना है, 200 किलोग्राम है। तुम्हारा वजन कितना है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। नंदू हाथी का वजन कितना है, मात्र 3 महीने का होने के बाद उसका वजन जो है 200 किलोग्राम है। तुम्हारी उम्र से कितने बच्चों का वजन मिलाकर नंदू की वजन हो जाएगा। ये सब क्वेश्चंस है ऐसे ही, बच्चों से क्वेश्चंस किस लिए हम लोग कल पढ़े थे ना फर्स्ट पेज में। बच्चों से क्वेश्चंस किस लिए पूछा जाता है, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा जो है इन चीजों को ऑब्जर्व करें। ठीक है, इस पे डिस्कस करें, इन चीजों में इंटरेस्ट ले, क्रिएटिव बने, इसीलिए बच्चों से ज्यादा इसीलिए देखिएगा हर एक टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए इस पेज में, देखिए इस पेज में खेल में दिया हुआ है, खेल खेल में इसमें दिया हुआ है हम लोग का कि नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। उसने सोचा मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर न गिर जाए। वह उनके पास नहीं गया और धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ ढकेल दिया, मानो वह उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो। नंदू धीरे से पानी की तरफ चल दिया। उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद है। उसके दोस्त भी पानी में ही थे। पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फव्वारा नंदू के सिर पर पड़ा। नंदू पूरा भीग गया। उसने देखा उसके दोस्त भी यह उसके दोस्तों की शरारत थी। वह मुस्कुराकर पानी में खेलने लगा। ठीक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन ये सब चीज स्टोरी है पूरा।
जानना जरूरी है, आप लोग खुद से पढ़िएगा। अभी देखिए इस पेज में हम लोग का क्वेश्चन बनता है, जो येलो में हम लोग का जो बॉक्स के अंदर दिया हुआ है उससे क्वेश्चन बनता है। ऊपर वाला पैराग्राफ में देखिए दिया हुआ है, सूरज ढलने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चल गया है। यानी कि जब जो हाथियों का जो झुंड होता है वह सूरज ढलने से पहले फिर से अपने अपने अपना जो उनका प्लेस है वहां की तरफ वो लोग रिटर्न होने लगते हैं। तो जंगल में पहुंचते पहुंचते नंदू बहुत थक गया। वह दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच ही सो गया। यहाँ पे एक चीज और बताया गया है, हाथी जो है, हाथी के कान बाहर की तरफ होते हैं, कल ये चीज हम लोग पढ़े थे। उनके शरीर पर बाल होती है, तो वो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं, या फिर अपने बच्चों को वो फीड करवाते हैं, दूध पिलाते हैं। तो यहाँ पे वो चीज भी दिया गया है। देखिए इसमें येलो बॉक्स में जो दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बोल रहा है कि तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही होते हैं। ठीक है, हाथियों के झुंड में हाथी नहीं होते, केवल हथनियां होती हैं और बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं, इसको याद रखिएगा। एक झुंड में टोटल कितने होंगे, 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी जब 14 या 15 साल तक इस झुंड में रहते हैं, अगर बच्चे हैं हाथी हैं तो 14 से 15 साल तक रहेंगे होंगे, तब तक इस झुंड में रहेंगे। इसके बाद उनको इस झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है, फिर वे इस झुंड को छोड़ देते हैं और केवल अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वह भी अपना झुंड छोड़ देगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हाथियों के झुंड में कितने मेंबर होते हैं, तो 10 से 12 होते हैं और बच्चे होते हैं। हाथी जब 14 से 15 साल के होते हैं तो उनको झुंड छोड़ देना होता है और वह अकेले ही रहते हैं, और हाथियों के झुंड में केवल हथनियां होती है। ठीक है, हाथी नहीं होते हैं, और झुंड का नेतृत्व भी ग्रुप की सबसे बुजुर्ग हथनी करती है। तो यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन बनता है। चलिए इसके बाद देखिए नीचे से क्वेश्चन पूछ रहा है, जस्ट उसके नीचे पैराग्राफ में जो दिया हुआ है, हाथी की तरह ही और भी कुछ जानवर समूह में एक साथ रहते हैं। जानवरों के ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना, नहाना। तो आपको और भी ऐसे झुंड का नाम बताना है, ऐसे एनिमल्स का नाम बताना है जो ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि भेड़ हो गए, सिप्स, वो लोग ग्रुप में रहते हैं। इसके बाद और कौन कौन से हैं ग्रुप में रहने वाले, एनिमल्स में पूछा जा रहा है। ठीक है, इंसेक्ट्स में नहीं, जैसे कि इससे पहले हम लोग चैप्टर में पढ़े थे चीटी, चीटियां जो है ग्रुप में रहती है, या फिर हम लोग के और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स जो थे वो ग्रुप में रहते थे। मधुमक्खियां ग्रुप में रहती है। यहाँ पे एनिमल्स के विषय में पूछा जा रहा है। ठीक है, नीचे में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों से रिलेटेड, वो चीज आप लोग एक बार पढ़िएगा, सारा चैप्टर तो आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है, इसमें भी बच्चों के लिए क्वेश्चन ही है। यहाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देख रहे हैं भैंस है, भैंस के पीठ के ऊपर बगुला बैठा हुआ है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन ही बन रहा है, बगुला भैंस पर क्यों बैठा होगा, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बगुला भैंस पर क्यों बैठा होता है, आप लोगों को पता है? जी मैम, शिकार के लिए, मछली पकड़ने के लिए। शिकार के लिए? जी मैम। नहीं, हम्म। बगुला जो होता है परजीवी होता है। ठीक है, अच्छा। परजीवी ऐसे एनिमल्स जो दूसरे के फूड्स को जो है लेकर, जैसे कि हम लोग के मच्छर हो गए, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो दूसरों का ब्लड सक करके अपना ये फूड बना अपने अपने लिए फूड लेते हैं। ठीक है, तो बगुला भी जो होता है वो परजीवी होता है, वो भैंस के पीठ पर इसलिए बैठा रहता है कि भैंस के शरीर में जो कीड़े होते हैं उसे वह निकाल कर खा सके। ठीक है, वो शिकार करने के लिए नहीं बैठा होता है। बगुला भैंस पर इसलिए बैठा होता है ताकि वह भैंस के शरीर पर जो कीड़े होते हैं उसको निकाल कर खा सके, वह उसको परजीवी कहते हैं। परजीवी को क्या कहेंगे इंग्लिश में ज्योति जी? जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बहुत से हम लोग के ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कि हम लोग एनिमल्स ईटिंग प्लांट, ईटर प्लांट्स जो होते हैं, दूसरों को, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग के ऐसे बहुत से और भी प्लांट्स होते हैं जो दूसरों के, दूसरे प्लांट्स के ऊपर जो है चढ़कर उन्हीं के फूड को वो लोग लेते हैं।
डायरेक्ट मैम फूड कौन बनाता है अपने लिए? हाँ बोलिए। कभी कभी देखते हैं मैम, कौवा भी बैठता है बहुत ज्यादा नहीं, उसी का। कौवा 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 उसके लिए नहीं बैठता है, कौवा मस्ती के लिए बैठता होगा भले। जी। कौवा से बड़ा मस्तीखोर पक्षी कोई नहीं है। बगुला और कौवे में दोनों में अंतर हो गया। ठीक है। बगुला जो है वह परजीवी प्राणी है, इसीलिए वो भैंस के ऊपर बैठता है। देखिए नीचे में, उसके नीचे जस्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या तुमने किसी जानवर को दूसरे जानवर पर सवारी करते देखा है, उसका नाम लिखो। तो बगुला। ठीक है। सवार जानवर, सवारी देता जानवर। ऐसे ही जैसे क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन में से कोई कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका हम लोग को जो है पूछ लेता है सीटेड में। इसके बाद एक्टिविटीज दिया गया है। देखिए हम बोले थे ना कि इस चैप्टर इसमें एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिए गए जाते हैं बच्चों के लिए। ये देखिए एक्टिविटीज दिया गया है। अपना हाथी बनाओ। ठीक है। हाथी बनाने के लिए क्या क्या करोगे, कैसे कैसे करोगे, पेपर का यूज करके, पेपर को फोल्ड करके बच्चों को हाथी बनाने के लिए कहा गया है। ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है जानवरों की सभा, जानवरों के फीलिंग्स को शेयर किया गया है कि जानवरों को के साथ जब हम लोग कुछ ऐसा बिहेव करते हैं तो उन लोगों को कैसा लगता है। देखिए दिया हुआ है चित्र में, देखिए फर्स्ट पिक्चर्स में देखिए यहाँ पे स्नेक है। बोल रहा है कि यह पिटारे ही हम अब हमारा घर बन गया है। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानो भूल ही गया हूँ। बस पिटारा है और यह सपेरा है। ये अपने फीलिंग्स को शेयर कर रहा है। इसके बाद देखिए भालू क्या बोल रहा है, यह मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ। नाचो कूदो, आग के गोले में से निकलो और भी न जाने क्या क्या न करो तो भूखे रहो और पिटाई अलग से। घोड़े के लिए देखिए, घोड़े के लिए बोल रहा है तुमने मेरी दौड़ ही देखी है। मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान निकल जाती है। बंदरों के लिए बोला गया है नाचते नाचते तो हमारी कमर ही टूट गई है। मन न हो फिर भी नाचो, वह भी खाली पेट। बिल्ली के लिए देखिए बोला गया है कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको बिल्ली जैसे एनिमल्स है जिनको कभी कोई पकड़ कर नहीं रखता है पिंजरे में, चाहे ऐसे। तो इसके लिए बोला गया कि म्याऊं 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 लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, दूध पिलाते हैं और सहलाते भी हैं। मैं अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती हूँ। कबूतर के लिए बोला गया है गुटरगू गुटरगू जानते वो लोग मुझे बुला बुला कर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग का लास्ट ये जो दिया हुआ है, देखिए इसमें ऊपर में दिया हुआ है चर्चा करो। तुमने इस जानवरों की बात पढ़ी, तुम्हें क्या लगता है कि इनमें से सब उदास क्यों है? ठीक है। इस बात पर बच्चों से चर्चा करनी है, बहस करना है। बच्चों को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से इस चीजों के बारे में बताना है कि एनिमल्स के साथ हम लोग जैसा बिहेव करते हैं तो उनको भी बहुत दुख लगता है, उनको भी तकलीफ होती है। तो पेड़ पर झूलते और लटकते बंदरों और मदारी के बंदर में तुम्हें क्या अंतर लगता है? देखिए ये चीज जो है आप लोगों के बुक में दिया गया है, नीचे येलो में जो बॉक्स में दिया गया है, मेरे बुक में ये चीज नहीं दिया है। ये जो हम शेयर किए हैं इसमें दिया हुआ है। क्या आप जानते हो हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की, अपने साथियों की मदद करते हैं। ठीक है। अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ भी देते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस की सोसाइटी होती है ना, हेल्प होने पे या कि कुछ प्रॉब्लम होने पे एक दूसरे का हेल्प करते हैं, उसी तरह से हाथियों की भी सोसाइटी होती है। अगर कोई मान लीजिए हथनी परेशान है या उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो एक दूसरे का मदद करेगी। या फिर सपोज डेट जो है हथनी जो है कहीं चली गई या फिर उसका डेथ हो गया, उसका बच्चा है तो उसका केयर जो है सोसाइटी के अदर मेंबर्स जो है उसका केयर बड़े ही अच्छे से करते हैं। ठीक है। चलिए एक चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर 3। चलो चले, स्कूल हो गया, कान कान में हो गया, नंदू हाथी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अमृता की कहानी, चैप्टर 4। दिख रहा है ना आप लोगों को? अमृता की कहानी बुक है आप लोगों के पास? तो बुक
में अंडरलाइन कीजिए, और नहीं है तो ये वाला चीज शेयर कर दिया जाएगा। चलिए, अमृता की कहानी में देखिए, स्टोरी जो है ये रियल की स्टोरी है। बताया जा रहा है कि यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। और हाँ, यह किस्सा सच्चा है। अमृता राजस्थान के जोधपुर के पास खेजरली गांव में रहने वाली थी। यहाँ से क्वेश्चन आता है, खेजरली गांव कहाँ है? तो राजस्थान के जोधपुर में एक गांव है जिसका नाम क्या है? खेजरली गांव। अब इस गांव का नाम खेजरली क्यों पड़ा, ये भी क्वेश्चन आता है हम लोग का। ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान के जोधपुर के पास खेजरली गांव में रहने वाली जो एक लड़की थी उसका नाम अनीता था। जानते हो उस गांव का नाम खेजरली क्यों था? उसके गांव में खेजरली के बहुत से वृक्ष थे। खेजरली एक तरह का पेड़ है। ठीक है, तो उस पेड़ उस गांव में उसका पेड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से उस गांव का नाम ही खेजरली रख दिया गया। तो उस गांव में खेजरली के बहुत वृक्ष थे जिसकी वजह से उस गांव का नाम खेजरली रख दिया गया। आगे देखिए दिया हुआ है, गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों को बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और न जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। राजस्थान की बात की जा रही है, ऐसे जगह की बात की जा रही है जहाँ वृक्ष बहुत ज्यादा है। राजस्थान को हम लोग क्या जानते हैं? या ऐसा स्थान जानते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे वृक्ष, यहाँ इस सब की कमी होती है। लेकिन ये ऐसा इलाका था जहाँ पे पेड़ पौधे भी थे और जानवर भी फ्रीली घूमते थे। गांव वालों को बुजुर्गों की कही बात आज भी याद है। उनका कहना था कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। यह वहां के बुजुर्ग लोगों का कहना था। देखिए, अध्यापक के लिए जो दिया हुआ है, भारत, बच्चों को भारत के नक्शे में राजस्थान ढूंढने के लिए प्रेरित कीजिए। यहाँ पे हम लोग का पिक्चर स्टडी भी आता है, मैप स्टडी भी आता है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाता है। अमृता के दोस्त, इस पेज में बहुत कुछ हम लोग का नहीं दिया हुआ है। अमृता के दोस्त, वो लोग देखिए पार्क में खेल रहे हैं, हरे भरे पेड़ नजर आ रहे हैं, पशु पक्षियां नजर आ रही हैं। ठीक है, ये सभी चीजों के विषय में यहाँ पे दिया गया है। जहां से क्वेश्चन बन रहा है वहां से हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट पेज से हम लोग का क्वेश्चन बनता है। इसके बाद देखिए, यहाँ से इस स्टोरी को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे पिक्चर्स में दिखा रहा है कि एक लेडी जो है वो पेड़ों से चिपकी हुई है और एक पीछे से एक व्यक्ति जो है वो उसको काटने की कोशिश कर रहा है। तो अचानक से राजा जो है अपने कुछ व्यक्तियों को उस गांव पर भेज देता है कि वहां से कुछ लकड़ियां लाए, राजमहल में कुछ कार्य करना है। जिसकी वजह से यह व्यक्ति जो है आके कुछ व्यक्ति जो है आके लकड़ियों को काटने लगते हैं। यह सुनकर अमृता की जो माँ थी वह आके पेड़ों से लिपट जाती है। और वही नहीं, गांव के जितने भी लोग थे वह एक एक पेड़ों से लिपट जाते हैं। उनको पेड़ से इतना ज्यादा प्रेम था, स्नेह था कि वह अपनी जान गंवा देते हैं लेकिन पेड़ों को कटने नहीं देते हैं। ठीक है, यही पूरा स्टोरी में बताया गया है। सुरक्षित गांव में देखिए नीचे दिया गया है, राजा पर गांव वालों की बात का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं कटेगा और ना ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग को बिश्नोई कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, वहां के लोगों को, खेजरली गांव के लोगों को बिश्नोई क्यों कहते हैं? ठीक है, तो बिश्नोई इसलिए कहते हैं कि 300 साल बाद भी वहां पे क्या है? हरियाली है। लोग पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, इसीलिए वहां के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। पेड़ और जानवर की रक्षा करते हैं। ठीक है, देखिए आगे दिया हुआ, रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। ठीक है, यहाँ इसको अगर जिनके पास बुक है तो अंडरलाइन कीजिए कि वहां के लोगों को बिश्नोई क्यों कहते हैं। कि 300 साल बाद भी आज भी वहां पे हरियाली है। राजस्थान जैसा एरिया होने के बावजूद भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी जो हैं खुले वातावरण में सांस लेते हैं। किसी प्रकार का कोई उन पर भय या डर का माहौल नहीं है, इसीलिए वहां के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, के बाद नेक्स्ट पेज हम लोग का
उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्या उस पर फूल आते हैं, फूल क्या साल भर रहते हैं, पत्तियां किस महीने में झड़ती हैं, हम सब के विषय में डिटेल्स एक जगह दिया हुआ है। ठीक है, इस पेज को भी छोड़ दीजिए, बस ये जो येलो बॉक्स में दिया हुआ है इसको पढ़िए, इसमें सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है खेजड़ली वृक्ष के बारे में। दिख रहा है ना आप लोगों को? नहीं मैम। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है मैम। दिख रहा है मैम। किनको नहीं दिख रहा? हमको भी नहीं दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा है, क्यों? जूम कीजिए उसको तब आपके दिखाई देगा। आप खुद से जूम कर सकते हैं ज्योति जी, आप खुद से जूम कर सकते हैं। ज्योति जी आपके पास बुक गया? ज्योति जी बुक है आपके पास? आवाज नहीं जा रही ज्योति जी? अगर आपके पास बुक गया है, बुक खोलिए, ठीक है। बुक में आप जो है क्लास 4 का ईवीएस का बुक निकालिए, पेज नंबर 37, और बुक में कहा आप उसको टिक कीजिए। अगर मेरा आवाज गया होगा तो बुक निकालिए और बुक में टिक कीजिए। देखिए, खेजड़ी वृक्ष के विषय में पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पे। खेजड़ी यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, इससे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि केवल एक ही वृक्ष के विषय में आप लोग नहीं पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग इस एक और हम लोग का ये एनिमल ईटिंग प्लांट्स के बारे में पढ़े थे ना। क्या होता है ना कि दोनों को मिक्स करके दे देता है, ठीक है। एजर्शंस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, दोनों को मिक्स करके दे देगा, तो हमको दोनों में क्या, किसका क्या हम लोग का इंपॉर्टेंस है वो जानना जरूरी है। देखिए, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है, ठीक है, और इसकी लकड़ियों को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं, और इसकी छाया में तुम जैसे बच्चे, बहुत से बच्चे खेलते हैं। तो इसका क्या क्या यूज है? सॉरी, रेगिस्तानी इलाके में यह खूब पाया जाता है। इस पेड़ को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इसकी छाल से दवा बनाई जाती है। इसकी लकड़ियों में कीड़े भी नहीं लगते हैं। इसकी पत्तियां जो है पशु पक्षी खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, और इसके फलियों से सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, तो इतना सारा यूजेस जो है हम लोगों का इसके विषय में दिया गया है। ये खेजड़ली वृक्ष के विषय में दिया गया है। ठीक है, जिनको दिख रहा है ठीक है, जिनको नहीं दिख रहा है हम ये वाला पीडीएफ शेयर कर देंगे, आप लोग उसको पढ़िएगा एक बार। अध्यापक के लिए देखिए नीचे दिया गया है, उसमें भी बहुत अच्छी बात बताई गई है कि बच्चों को बड़ों से जानवरों और कीड़ों मकोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। पर्यावरण में हो रहे बदलाव के कारण पक्षियों की संख्या कम हो रही है, इस पर भी चर्चा करें। इस बार एक क्वेश्चन आया था जो कि हम लोग का ईवीएस की बुक से रिलेटेड नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो अध्यापक के लिए जो 2 शब्द दिए गए हैं इससे रिलेटेड था वो। ठीक है, क्या था कि कौन सा ऐसा पक्षी है जिसकी संख्या अब निरंतर कम होती जा रही है, बहुत ज्यादा कम होती जा रही है हमारे जो है टावर की वजह से। ठीक है, हम लोग जो इतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से जो है पक्षी की संख्या, एक ऐसे पक्षी है जिसकी संख्या निरंतर कम होती जा रही है। ऑप्शंस में गौरैया दे दिया, कबूतर दे दिया, कौवा दे दिया, मैना दे दिया, तो हम लोग को उसमें चूज करना है। तो आजकल जो है सबसे ज्यादा अगर टावर की वजह से कोई पक्षी गौरैया, जी। तो इससे रिलेटेड ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के दे देगा, आउटर भी क्वेश्चन दे देता है, तो हर एक पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए ये वाला टॉपिक हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया। अमृता की कहानी, चलो चले स्कूल, कान कान में नंदू हाथी, अमृता की कहानी। अब है हम लोग का अनीता की मधुमक्खियां। ये चैप्टर भी बहुत अच्छा है, और इस चैप्टर्स में मधुमक्खियों का पालन कहाँ होता है, कैसे होता है, ठीक है, उस चीज के बारे में बताया गया है।
अपने से खुद से आप लोग जूम करके बड़ा करके देख सकते हैं। चैप्टर 5 अनीता की मधुमक्खियां। देखिए वो अपना नाम बता रही है कि मेरा नाम अनीता कुशवाहा है, मैं मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रहती हूँ जो बिहार में है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रहती हूँ जो कि बिहार में है। तो मुजफ्फरपुर गांव कहाँ है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वह हम लोग का बिहार में है। और बोचाहा बोचाहा गांव कहाँ है, तो वह मुजफ्फरपुर जिले के बिहार में है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। हम लोग को इतना याद रखना है कि बोचाहा गांव जो है हम लोग का मुजफ्फरपुर जिले के बिहार में है, ठीक है। मेरे गांव में माँ पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम करती हूँ। यहाँ पे हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना है कि मधुमक्खी का पालन होता कैसे है। ये पूरी स्टोरी दी गई है, उसकी कहानी बताई गई है। यह भी सच्ची स्टोरी है। देखिए यहाँ पे दिया गया है नीचे में, गर्ल्स स्टार चमकता सितारा किसे कहते हैं। देखिए यह एक सच्ची कहानी है। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा यानी कि गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उस असाधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी, ठीक है। तो यहाँ जब भी क्वेश्चन आए कि गर्ल स्टार किसे कहते हैं, तो उस साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियों को कहेंगे जिन लड़कियों ने स्कूल जाकर, ये लड़की जो थी स्टार्टिंग से स्कूल जाना प्रारंभ नहीं की थी। इसको स्कूल जाना बहुत पसंद था, लेकिन इसके पिता के पास उतना इनफ पैसा नहीं था कि वो उसको भी स्कूल भेज सके। लेकिन ये अपने प्रयास से, ठीक है, कुछ टीचर्स की मदद से बहुत ज्यादा मोटिवेट करके इसके पेरेंट्स ने इसको जब स्कूल भेजा, तो कुछ समय बाद यह अपने स्कूल के कुछ खर्चे खुद ही निकालने लगी, छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाकर, ठीक है, या फिर मधुमक्खी पालन के द्वारा यह अपने स्कूल के खर्च खुद ही निकालने लगी। और इसके बाद यह फिर जो है अपने गाँव में पूरी तरह से मशहूर हो गई। तो ऐसे पर्सन्स को हम लोग यहाँ पे, ऐसी लड़कियों को चमकता सितारा कहेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि वो चाहा गांव कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर जिले के मुजफ्फरपुर जिले में बिहार राज्य में है। इसके बाद गर्ल्स स्टार किसे कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है हम लोगों का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि स्कूल की चीजें क्या क्या लगती हैं, उसमें कितना खर्च लगता है, कुल खर्च हम लोग की पढ़ाई में कितना लगता है, उन्हीं सब चीजों के विषय में दिया गया है और कुछ नहीं। चलिए ये भी स्टोरी में देखिए दिखा रहा है कि वो कैसे दूसरे बच्चों को, दूसरे छोटे बच्चों को पढ़ाकर अपनी स्टडी का खर्च वो खुद ही निकालने लगी, ठीक है। अध्यापक के लिए मैं देखिए बोल रहा है बच्चों को वाद विवाद का मतलब समझाएं, कि वाद विवाद मतलब डिबेट्स मतलब क्या होता है, ठीक है। वाद विवाद से बच्चों को किस बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलेगा। अगर हम मान लीजिए किसी एक टॉपिक पर डिबेट्स कर रहे हैं, तो मतलब टॉपिक क्या है, उसके हमको अगेंस्ट में बोलना है या उसके सपोर्ट में बोलना है, इन सब चीजों के लिए बच्चे को मौका दिया जाए, उनको अवसर दिया जाए। कक्षा में बच्चे को अपनी राय रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए कि तुम्हारा क्या है। मान लीजिए हम लोग जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसे टॉपिक्स पे जो है बच्चों को चर्चा करने के लिए दिए हैं, तो हम वहाँ पे बहुत से बच्चे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोगों में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं, सबको इक्वली देखा जाता है। तो दोनों पक्षों में जो डिबेट्स हो रहे हैं, हर एक बच्चे को आपको मोटिवेट करना है कि वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखे, वहां पे उस चीज पर डिस्कस करे, ठीक है। चर्चा करने पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है। चलिए इस पेज में और कुछ नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इस पेज में हम लोग का क्वेश्चन बनता है, आप लोग ये बुक में एक चीज दिया गया है जो कि मेरे बुक में नहीं दिया गया है। देखिए आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है क्या है, RTE अधिनियम 2009, ठीक है, दिख रहा है ना। RTE अधिनियम 2009 में दिया गया है कि यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, RTE का अगर फुल फॉर्म जाने तो RTE का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन। अधिनियम 2009 हम लोग को ये बताता है कि 6 से 14 साल के सभी बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, फ्री में उनको एजुकेशन दिया जाएगा और यह बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। हर गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे बच्चे जो हैं जो कि जिनके पास इनफ मनी नहीं है या फिर जो बहुत गरीब हैं, तो उन बच्चों को फ्री में एजुकेशन देने का गवर्नमेंट जो है ये प्रावधान अधिनियम 2009 के अनुसार
RTE के अनुसार यह बनाई है। तो सभी बच्चों को एजुकेशन मिलना, प्राइमरी लेवल तक का एजुकेशन मिलना फ्री में कंपलसरी है और सभी बच्चों को यह मिलता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी हो सकता है कि RTE का फुल फॉर्म भी पूछ ले, तो राइट टू एजुकेशन। चलिए, इसके बाद वो गांव वालों को किस तरीके से समझाने लगती है। यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे मधुमक्खी के पालन के विषय में जानते हैं। यह कब होता है, कैसे होता है। स्कूल से मधुमक्खी पालन तक क्या बोलिए कि हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसीलिए यहाँ लोग मधुमक्खी को पाल कर शहद बनाने का काम करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया हम लोग का। ठीक है, हमारे इलाके में लीची के पेड़ बहुत है, वह किस इलाके में रह रही है? वो मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रह रही है ना। मुजफ्फरपुर जिले में वैसे भी लीची बहुत ज्यादा फेमस है, वहां की लीचियां बहुत अच्छी होती है। तो मुजफ्फरपुर जिले की बात हो रही है, उस इलाके में लीची के पेड़ बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखें, यहाँ पे बनेगा हम लोग का कि लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। मधुमक्खियां जो है लीची के फूल के स्मेल से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ये होती है, आकर्षित होती है और उसकी तरफ वह जाती है। तो इसीलिए यहाँ के लोग जो है ज्यादातर मधुमक्खी पालन का काम करते हैं और शहद बनाने का काम करते हैं। आगे देखिए, बोल रहा है मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूं। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वाले में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। ये लाइन हम लोग का इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिए। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मधुमक्खियों के अंडे देने का समय कौन सा होता है। तो अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यह जो 3 मंथ होता है मधुमक्खियों के अंडे देने का सबसे अच्छा समय होता है। और जिस समय मधुमक्खियां अंडे दे रही है वो मधुमक्खियों के पालन का भी सबसे अच्छा समय है। देखिए दिया हुआ है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। ठीक है, इसी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में ही लोग मधुमक्खी पालन का काम शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम लोग का लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। मुजफ्फरपुर जिले में लीचियों के पेड़ बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अक्टूबर से नवंबर तक का महीना मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है और यही जो है मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय होता है। चलिए, इसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों से। एक्टिविटीज दी गई है कि क्या तुमने कीड़ों को फूलों पर आते देखा है, उसके नाम पता करो और लिखो। कॉपी में उसके चित्र बनाओ और रंग करो। वे फूलों पर क्यों आते हैं पता करो। ये बच्चों से, जब मधुमक्खी उड़ती है तो कैसी आवाज निकालती है, वह कैसे आवाज निकालेगी, इस विषय में बच्चों का आपस में चर्चा करने का ये टॉपिक है। अध्यापक के लिए देखिए बोल रहा है, बेटियों की शिक्षा के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं का पता करें कि कौन कौन सी योजनाएं बेटियों के लिए स्पेशली है। साथ ही कौशल विकास के अवसरों को पहचानने में बच्चों की सहायता करें, जिससे वो और ज्यादा डेवलप्ड कर सके, खुद भी डेवलप्ड हो सके, अपनी सोसाइटी को भी डेवलप्ड कर सके। जैसे यहाँ पे हम लोग अनीता कुशवाहा की जो स्टोरी पढ़ रहे हैं ना, अनीता कुशवाहा जो है स्कूल जाकर वो अकेले अपना विकास नहीं करी, वो अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने गांव वालों का और उस गांव में पढ़ने वाले ऐसे बहुत सी लड़कियां थी जिनके परिवार वाले इनको स्कूल नहीं जाने देते थे, उनका भी विकास करने में ये हो जो है सफल हुई। ठीक है, देखिए अनीता मधुमक्खी पालक, कैसे वो मधुमक्खी पाल रही है, इस चीज को आप लोग खुद से पढ़िएगा, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। इस पेज में आइए, पता करो में आइए, नीचे में देखिए दिया हुआ है तुम्हारे आस पास के इलाके में मधुमक्खी के काटने पर क्या लगाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। प्राय बहुत सारे लोगों के अपने अपने विचार है मधुमक्खी के काटने पर। कोई जो है मधुमक्खी के काटने पर लोहा लगड़ता है, कोई चूना लगाता है, कोई अमृतांजन लगाता है। ठीक है, हर कोई अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करता है। मधुमक्खी का चित्र कॉपी में, इसके जस्ट नीचे वाला लाइन देखिए दिया हुआ है, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं।
तो याद रखिएगा, लीची के फूल फरवरी महीने में खिलते हैं। मैंने अपने चारों बॉक्स को लीची के बागीचे में रख दिया। मुझे हर बॉक्स से 12 किलो शहद मिला, जो मैंने बाजार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बॉक्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है उतना, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि लीची के फूल कौन से महीने में खिलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज, इसमें आइए। यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन बनता है। देखिए वो गांव वालों को भी कैसे जागरूक कर रही है बेटियों को पढ़ाने के लिए। लड़कियों को भी बहुत ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं उनको शिक्षित करने के लिए, या फिर मधुमक्खी पालन के लिए। इन सब के लिए वह गांव वालों को भी जागरूक कर रही है। नीचे वाला जो पैराग्राफ दिया है इसको पढ़िए ध्यान से। दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खियां भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। ये दिन भर काम करती है शहद के लिए, फूलों का रस ढूंढना। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, जिसे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का भी काम इन्हीं का होता है। ये ना हो तो ना ही छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाएंगी। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन आता है, एडजेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दे देगा। दो चार नंबरिंग करके दे देगा और बोलेगा कि ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 सही है और 5 गलत है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये बताइए पहले। दिख रहा है मैम। दिख रहा है मैम। दिख रहा है ना? अच्छा, हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो भी दिख रहा है ना? स्क्रॉल कर रहे हैं फिर भी दिख रहा है ना? यस मैम। चलिए बताइए, अभी कितने लोग प्रेजेंट है वहां पे टोटल स्क्रीन पे? 9 मैम। 9। जितने लोग थे सभी प्रेजेंट है ना, कोई गया नहीं है ना? जी मैम। चलिए अभी अभी हम लोग मधुमक्खी के छत्ते के विषय में पढ़े। इसमें एक चीज बताया गया कि छत्ते में टोटल कितनी रानी मक्खियां होती हैं, बताइए तो, आंसर दीजिए तो आप लोग। 1 छत्ते मैम। में मैम रानी 1। मक्खियों रानी मक्खियों की संख्या 1 होती है। रानी मक्खी का काम क्या होता है? रानी मक्खी का काम क्या होता है? अंडे देना मैम। अंडे देना। छत्ते में कुछ नर मक्खियां भी होती है और छत्ते में जो होती है कुछ काम करने वाली भी मक्खियां होती है। तो नर मक्खियां दिन भर काम करती हैं, छत्ता बनाती हैं, फूलों का रस ढूंढ कर लाती हैं, अंडों को बच्चों को पालने का काम भी इसी का होता है। और जो काम करने वाली मक्खियां होती है वो कुछ खास काम नहीं करती है छत्ते के लिए, ठीक है, वो दिन भर आराम करती है। यही बताया गया था ना इसमें। नो मैम। बताइए, बोलिए। सुदीप्ता जी जुड़ी है कि नहीं? सुदीप्ता जी जुड़ी हैं या नहीं? सुदीप्ता जी, शुभानु जी, ये लोग जुड़े हैं? आप लोग प्रेजेंट हो ना? आप लोग जो प्रेजेंट है वो तो जवाब दीजिए। मैडम क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अभी आप सुनी ना? मैडम नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। आपके पास बुक है ज्योति जी? हाँ मैडम, बुक के सामने बैठे हुए हैं। बस आप एक बार जितना चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर्स को एक बार पढ़ जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंस है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये था कि जो छत्ता जो होता है, ठीक है, हम लोग का बी हाइव जो होता है उसमें जो मधुमक्खियां जो होती हैं उसमें 2 टाइप की मक्खियां होती है। एक होता है नर, ठीक है, एक होता है मेल पर्सन और एक होता है हम लोग का मजदूर जो सारा काम करते हैं। तो इसमें हम बोले कि जो मेल पर्सन होता है वो दिन भर छत्ते को बनाने का काम करती है,
फूलों से रस लाने का काम करती है, ठीक है, शहद बनाने का काम करती है, बच्चों को पालने का भी काम वही करते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक चीज दिया गया है कि जब उनको फूलों से, किसी मक्खी को अगर फूलों से रस मिल जाए, कि पता चल जाए कि कहाँ फूलों का रस है, तो एक विशेष प्रकार का जो है वो क्या करती है, नाच करती है, जिसे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। एक स्पेशल वो अलग सिंबल देती है, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है, और सारी मक्खियां उस तरफ जो है मूव कर जाती हैं। तो हम जो ये स्टेटमेंट बोले, इसमें कुछ हम गलत बोले अभी यस अभी मैम, जैसा। यस यस मैम। मैम। आप बोली कि नर मधुमक्खी जो रहता है वो वर्क, जबकि वो वर्क नहीं वर्कर्स करता। वर्कर्स। हाँ, नर मक्खी कोई काम नहीं करता है छत्ते के लिए, वो केवल खाता है और आराम करता है। इस छत्ते में काम करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, हम लोग का मजदूर, ठीक है। काम करने वाली मक्खी का काम होता है कि छत्ता बनाना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, फूलों से रस लाना है, मध मध बनाना है। ये सारा काम जो है वह हम लोग का मजदूर मक्खी या फिर काम करने वाली मक्खी का यह काम होता है। ये ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद जो है हम लोग का नेक्स्ट है, बोल रहा है कि मधुमक्खी के अलावा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, मधुमक्खी के अलावा और कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं, पता है? मधुमक्खी के अलावा और कौन, जो हम लोग चैप्टर 5 पढ़े थे, क्लास 5 का बुक पढ़े थे, वहां हम लोग पढ़े थे, कौन कौन से भौरा में। कीड़े? भंवरा और ये क्या बोलते हैं उसको, तुमली, क्या देहात में उसको तुमली बोलते हैं मैम। तुमली, चींटियां भी साथ में ग्रुप में रहती हैं। ठीक है, हाँ चिड़िया भी हम्म, इसको हम लोग इसके खोटा भी बाद बोलते हैं। चींटियों को खोटा कहते हैं। जी, खोटा अलग होता है मैम, वो डंक भी मारता है। हाँ, येलो कलर का होता है। एक रेड होता है मैम और एक ब्लैक भी होता है। रेड में रेड ज्यादा होता है। मतलब ज्यादा कष्ट होता है और ब्लैक में थोड़ा कम होता है। रेड अच्छा, वाला पतला होता है और ब्लैक वाला थोड़ा मोटी होती है। चलिए कोई बात नहीं। आप लोग को आइडिया है ना कि मधुमक्खियों के अलावा और कौन कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं। चलिए, इसके बाद नीचे वाला ग्रुप को हम पढ़ रहे हैं, स्टेटमेंट आप लोग सुनिएगा ध्यान से केवल। मधुमक्खी की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती है, सभी चींटियों का काम बटा रहता है, ठीक है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली चींटी भोजन ढूंढने पर बिल तक लाती है। दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं, ठीक है। ये सारा हम लोग का यहाँ पे ग्रुपिंग दे दिया गया है। तो हम लोग मधुमक्खी के ग्रुप और चींटियों के ग्रुप में एक चीज डिफरेंस क्या देखे, कि मधुमक्खियों के छत्ते में एक जो मधुमक्खी होती है, जिसको हम लोग ये कहते हैं नर मक्खी, वह कोई काम नहीं करती है छत्ते के लिए। लेकिन यहाँ चींटियों के झुंड में हर एक का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देगी, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखेगी, और काम करने वाली चींटी भोजन ढूंढ कर बिल तक लाती है। और उसी तरह से दीमक और ततैया जैसे भी जो हम लोग के कीड़े मकोड़े होते हैं, वह भी ग्रुप में, झुंड में रहते हैं, ठीक है। तुमने चींटियों का बिल कहाँ कहाँ देखा है? तुम्हें क्या लगता है कि किस तरह की चीजों पर चींटियां ज्यादा आती हैं? उनकी सूची बनाओ। ये चीजें आप लोग के लिए बहुत टफ नहीं है, आसान है, आप लोग इसको खुद से कीजिएगा। ये हम लोग का चैप्टर फिनिश्ड, ठीक है। इसके बाद आ रहा है चैप्टर 6, ओमना का सफर। ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग लगता है। ओमना का सफर जो है चैप्टर हम लोग का जो स्टार्ट होगा ना, ये ओमना का सफर, खिड़की से नानी के घर तक, ये 3 चैप्टर्स यही चैप्टर है, एक ही चैप्टर का है। स्टोरी जो है 3 चैप्टर में डिवाइड करके दिया हुआ है। एक मिनट, देखिए ओमना का सफर, इसको आप लोग खुद से पूरा पढ़िएगा। इसमें दिया गया है कुछ कुछ चीजें हैं, इसमें हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इसमें से आता है, वो हम आप लोग को बता देते हैं। कहानी है इसमें कि एक फैमिली है जो कि वो अपनी नानी के घर जा रही है, केरला की तरफ जा रही है। तो वो रास्ते में क्या क्या देखती है,
ठीक है। जैसे जैसे वो अलग अलग स्टेट्स में जाती है, वहाँ के मिट्टी, वहाँ के जो है जोग्राफिकल कंडीशंस उसको बदलते हुए नजर आते हैं। वहाँ पे अलग अलग व्हीकल्स का यूज किया जाता है, वो चीजें वो वहाँ पे नोटिस करती है। उन सब चीजों को वो डायरी में नोट कर रही है, सभी चीजों को वो क्या कर रही है, डायरी में लिखती जा रही है। तो कहाँ पे हम लोग के बहुत सारे ब्रिजेस वो उसको नजर आते हैं, कभी पानी पे चलने वाले, कभी वो टनल से घुसकर, गुफा से घुसकर अंदर की तरफ ट्रेन जा रहे हैं। ये सब चीजों के विषय में वो अपने डायरी में नोट करते हुए, लिखते हुए सफर में जा रही है। इसी के विषय में बताया गया है इसमें। इस चैप्टर्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये चैप्टर्स काफी बोरिंग लगता है। यहाँ से हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 16 मई को वो जो है ट्रेन पर चढ़ती है, यहाँ से हम लोग का एक मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आता है हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए यह लड़की जो है 16 मई को मैम स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, अच्छा एक मिनट। चलिए अब आ रहा है। यस मैम। चलिए, बोल रहा है यहाँ पे जो 16 मई को मैथ्स से रिलेटेड जो इसमें क्वेश्चन आता है ना, हम लोग ईवीएस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वहां पे क्वेश्चन आएगा, हम आप लोग को क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है वो भी बता देंगे। जैसे कि वो मान लीजिए ये जो लड़की है वो 16 मई को जो है वो ट्रेन पर चढ़ी, ठीक है, और 17 को भी वो ट्रेन पे ही सफर की, 18 को भी वो ट्रेन पे ही सफर की, और 19 को वो मॉर्निंग में मान लीजिए 4 PM या फिर जो है मान लीजिए 12 o'clock वो ट्रेन से उतरती है। तो वो कितने टाइम ट्रेन पे, कितना समय जो है ट्रेन पे सफर की, ठीक है, उसको आने में कितना समय लगा, ये चीज हम लोग को निकालना रहता है, टाइम निकालना रहता है। ठीक है, इसके बाद कभी कभी स्पीड दे देता है कि ट्रेन की स्पीड क्या थी। हमारे पास टाइम है, हमारे पास स्पीड है, तो ट्रेन का जो है कितना पर स्पीड से वो जो है मूव किया ट्रेन, वो भी निकालने के लिए दे देता है। तो हम लोग जब ईवीएस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें क्वेश्चन आएगा तो वो ये चीज हम आप लोग को उस समय बता देंगे। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एकदम इजी है, बस हम लोग को टाइम निकालना रहता है, कुछ नहीं करना रहता है इसमें। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से हम लोग का फर्स्ट यहाँ से ही बनता है। देखिए ये लाइन देखिए, गांधी धाम कच्छ से चली, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा कि कच्छ जो है कहाँ है, तो वह गांधी धाम में है। और गांधी धाम कहाँ है आप लोग को पता है, गुजरात में है। जी मैम। चलिए, इसके बाद आगे देखिए, ट्रेन से पहुंचते ही हलचल सी मच गई, एक लोग उतर रहे थे तो कुछ लोग चढ़ रहे थे। यहाँ पे ट्रेन का माहौल को भी दिखाया गया है, कैसे होता है। टीटी आते हैं, सबके टिकट्स चेक करते हैं, वही सब दिया हुआ है, आप लोग खुद से पढ़िएगा। और देखिए समय समय पर वहां पे आपका टाइम दिखा रहा है ना, 16 मई समय दिखा रहा है यहाँ पे 4:30। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे भी 16 मई का ही समय है, समय हम लोग का क्या दिखा रहा है, 8:30। समय समय पर समय भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कितना कितना समय हुआ। देखिए यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन आता है अध्यापक के लिए। दिया हुआ है कि गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है। ये तीन जो स्टेट्स का नाम दिया हुआ है, गांधीधाम, ये हम लोग सिटी का नाम दिया हुआ है, गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड कहाँ है, यह गुजरात में है। इसके बाद बोल रहा है कोझिकोड केरल में है। बच्चों को नक्शे पर गुजरात और केरल दिखाने में उन्हें यह बात समझ में आसानी से होगी कि यह सफर बहुत लंबा है। मतलब कोझिकोड कहाँ है हम लोग का, गुजरात कहाँ है और केरला कहाँ है, दोनों के बीच में मैप में अगर हम लोग दिखाएंगे तो बच्चों को डिस्टेंस पता चलेगा। ठीक है, उतने लंबे डिस्टेंस को तय करने में हम लोग को समय भी ज्यादा लगेगा। तो इस चीज के लिए बच्चों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो सके कि ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस में है, ठीक है, तो समय भी ज्यादा लगेगा, इसलिए यहाँ पे नक्शे में दिखाने की बात की गई है। तो ये याद रखिएगा कि गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है और कोझिकोड हम लोग का केरल में है। चलिए, ये फर्स्ट उसका सफर का पहला दिन था। अब हम लोग दूसरा चैप्टर जो है उसका, खिड़की से, चैप्टर 7। देखिए चैप्टर 7 खिड़की से, ये दूसरे दिन का उसका घटना है। उस दिन हम लोग 16 मई की बात कर रहे थे, अभी 17 मई हो गया है, 7:30 हो रहा है। यहाँ पे देखिए
लास्ट जो फर्स्ट पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मडगांव, अप्पा ने बताया कि अब हम गोवा राज्य में हैं। यानी कि मडगांव किस राज्य में आता है? मडगांव हम लोग का गोवा राज्य में आता है। यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके बाद देखिए उसी का सेकंड पैराग्राफ से हम लोग का एक क्वेश्चन बन रहा है। ट्रेन फिर चल पड़ी, बाहर का नजारा देखने लायक था, चारों तरफ हरियाली थी, मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी झाड़ियां बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो हम लोग यहाँ पे गोवा का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोवा की मिट्टी कैसी है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी झाड़ियां। यानी कि गोवा में किस टाइप की मिट्टी हम लोग को देखने को मिली? लाल मिट्टी लाल। देखने को मिली। ठीक है, चलिए पूरा सफर का ही जिक्र किया गया है इसमें। 17 मई अगेन 8:30 पर वो अपनी डायरी में सब चीज नोट करती रहती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आइए कैसे वो ब्रिज को पार कर रही है। दो टाइप के ब्रिज दिखाए गए हैं, एक जो है हम लोग के सीमेंट और बालू से बने हुए, और एक जो है हम लोग के ऐसे बने हुए। तो ये दोनों ब्रिजों के बारे में वो देख रही है और अपने पिता से इन सब चीज का इन्फॉर्मेशन वो समय समय पर ले रही है। नेक्स्ट देखिए 17 मई की ही कहानी है, उसी दिन का ट्रेन का है। इसमें हम लोग को नीचे में जो दिया हुआ है ये हम लोग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट वाला नीचे वाला, गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगे और 2000 पुल हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं हम लोग? गोवा से ले हम लोग नीचे कहाँ आ रहे हैं? केरल की तरफ आ रहे हैं। तो गोवा से केरल आने में इन लोगों को ट्रेन से गुजरने में 92 सुरंगों को और 2000 पुलों को पार करना होता है। ठीक है, तुम क्या सोचते हो इतनी सुरंगें और पुलों के होने का क्या कारण है? क्या कारण है आप लोग को पता है? क्या रीजन है? हम लोग का पश्चिम साइड में पड़ता है ना, केरल और गोवा जैसा एरिया जो है हम लोग का पश्चिमी साइड में है। वहां पे जो हम लोग का जो आप देखिएगा जो हम लोग का कोस्टल साइड एरिया है, वहां पे जो हम लोग का माउंटेन वाला एरिया है, तो वो पूरी तरीके से हम लोग का क्या है, पश्चिमी पठारों से ढका हुआ है। तो उस एरिया में ट्रेन का चलना बहुत ज्यादा क्या था, ये कठिन था। तो वहां पे क्या है, पहाड़ों को काट के या फिर जो हम लोग के वहां पे वाटर बॉडीज है उन सब पे पुल बनाकर इस सब की व्यवस्था की गई है। पहले जो है ये हाँ सारा मैडम। हम लोग का ट्रांसपोर्ट का इतना ज्यादा सिस्टम नहीं था वहां पे। केरल जैसे हम लोग अपना हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि हम लोग का साउथ का जो एरिया है वो प्योर, उसका जो कल्चर है ना वो प्योर है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो भी हम लोग के फॉरेनर्स जब अटैक करते थे ना, तो वो हम लोग के नॉर्थ साइड पर या फिर मिडिल इंडिया पर ये सब पर तो इजिली वो लोग आ जाते थे। ठीक है, वो रास्ता हम लोग के लिए इजी था। लेकिन वहां जो हम लोग का प्लेट्यू एरिया था, साउथ का एरिया, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। वहां पे ट्रांसपोर्ट का भी बहुत ज्यादा सिस्टम नहीं था, तो जिसकी वजह से उस एरिया तक वो लोग नहीं पहुंच पाते थे। जिसके कारण वो एरिया जो है हम लोग का देखिएगा वहाँ का जो कल्चर है वो प्योर कल्चर है। यहाँ का कल्चर मिक्स है लेकिन वहाँ का कल्चर प्योर है। अब जो है बहुत ज्यादा व्यवस्था की गई है, बहुत ज्यादा सुविधाएं की गई है। ऐसे टनल बनाए गए हैं, बहुत सारे हम लोग के ब्रिज बनाए गए हैं और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम किया गया है। पहले इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। तो पश्चिमी घाट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, उस पश्चिमी घाट में ऐसे बहुत सारे ब्रिज को बनाकर, टनल को बनाकर ट्रेन जो भी है, ट्रेन है चाहे जो भी हम लोग का ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, उसके लिए बहुत सारे सुविधाएं प्रदान की गई है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, गोवा से केरल तक के रास्ते, हम लोग गुजरात की बात नहीं कर रहे हैं, गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगे और 200 पुल जो है पड़ते हैं। इतने सारे सुरंग और पुलों को पार करके वो केरल में पहुंचेंगे। हम लोग मैप देखेंगे ना, तो मैप में देखिएगा वहां पे हम लोग का पश्चिमी घाट दिखेगा, पूर्वी घाट दिखेगा। हम लोग का जो ये पश्चिमी घाट जो है वो पश्चिम की तरफ जो है हम लोग का, वो काफी कटा छटा है, वो एकदम मैम पूरा स्ट्रेट नहीं गया है। मैम आप हाँ 200 पुल बोली और यहाँ बुक में 2000 पुल मेंशन है। सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो गया, 2000 ही है। हम 200 बोल दिए गलती से, वो 2000 ही है। ओके मैम। आप कौन बोल रही हैं? मैं अर्पणा कुमारी। अर्पणा, आज आप फर्स्ट डे ज्वाइन की हैं? नहीं मैम, 3rd डे, पहले हमको पता नहीं था।
अच्छा चलिए ठीक है मैम। आगे चलिए, देखिए चैप्टर को हम लोग, इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर ले। इससे रिलेटेड जो 3 चैप्टर है, 17 मई का भी का ही केस है। इसमें नीचे देखिए, यहाँ हम लोग पूरा चैप्टर नहीं पढ़े, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा। बोल रहा है कि माँ की बहन को क्या कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज आप लोग का अध्यापक के लिए जो है ना, नीचे देखिए उसमें दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है, विभिन्न राज्यों में राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में बच्चों की मदद की जा सकती है। जैसे कि मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अमुम्मा माँ की माँ को कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। माँ की बड़ी बहन को मलयालम में क्या बोलेंगे, वलियम्मा, और माँ की माँ को अमुम्मा कहेंगे, ये याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ से भी हम लोग का क्वेश्चन आता है, देखिए भाषा से, ठीक है। जहां बोली जाती है कौन, मलयालम, कौन से राज्य में ये भाषा बोली जाती है, केरल में। केरल में मलयालम बोली जाती है। इसके बाद हम लोग का कोंकणी, ये कौन से राज्य में बोली जाती है, पता है आप लोगों को? कोंकणी कौन से राज्य में बोली जाती है? केरला। केरला में तो मलयालम बोली जाती है, कोंकणी हम लोग का गोवा में राजस्थान। नहीं नहीं नहीं, गोवा में। राजस्थान में तो राजस्थानी बोली जाती है, कोंकणी गोवा में। गोवा में बोली जाती है। मराठी तो पता ही है, महाराष्ट्र में बोली जाती है। गुजराती गुजरात में बोली जाती है। और कन्नड़ जो है, कन्नड़ जो है हम लोग का, वो हम लोग का कहाँ, कर्नाटका में बोली जाती है, ठीक है। कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, यहाँ से भी हम लोग का क्वेश्चन आता है। तो मलयालम केरल में, कोंकणी गोवा में, मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती गुजरात में, और कन्नड़ हम लोग का कर्नाटका में बोली जाती है। ये आप लोग याद रखिएगा। माँ की बड़ी बहन को मलयालम में वलियम्मा और माँ की माँ को अमुम्मा कहते हैं। ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट। इसी का है नानी के घर तक। अब उसका सफर खत्म हो रहा है, लास्ट ये हम लोग कंप्लीट करके तो छुट्टी हो जाएगी। चलिए, नानी के घर तक चैप्टर 8 है हम लोग का। देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है 18 मई आ गए हैं। 16 को वो चढ़ी थी ट्रेन पे, 16, 17 और ये तीसरा दिन है 18 में, ठीक है। गुजरात से सफर कर रही है, केरला आ रही है, तो सफर करने में भी बहुत ज्यादा समय लग रहा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा कि 16 को चढ़ी थी, 17 भी वो ट्रेवल की है और 18 को भी वो ट्रेवल की है, तो यानी कि इसको ट्रेवलिंग में टोटल 3 दिन लगा है। समय भी बता रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये पानी में चलने वाला जो ये दिखा रहा है हम लोग का, एक तरह से इसको वहां की भाषा में ना फेरी कहते हैं। केरला की भाषा में इसको कहते हैं फेरी। देखिए, फेरी तेजी से पानी पर फिसल रही थी। ये कहाँ हम लोग का दिखेगा, ये वाला पैराग्राफ में। देखिए ये जो पैराग्राफ हम अभी ऊपर कर रहे हैं, देखिए अभी मैं यह सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाऊं कि तभी एक बड़ी सी नाव किनारे तक रुकी। अम्मा बोली, लो फेरी आ गई। यानी कि वहां पर केरला में नाव को क्या कहते हैं, फेरी के नाम से जानते हैं। तो फेरी कहाँ चलती है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। केरला में चलती है, ठीक है। और यहाँ से इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, जो आ रहा है हम आपको बता दे रहे हैं। अध्यापक के लिए देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है अध्यापक के लिए। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल होता है। चर्चा करो ये क्यों प्रयोग होते हैं। तुम बच्चों से उनकी नाव की सवारी के बारे में भी पूछ सकते हो जिनकी उन्होंने सवारी की है, ठीक है। फर्स्ट लाइन है कि जो इस्तेमाल हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह जाने पर, तो उसको हम लोग फेरी कहते हैं। इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, देखिए टिकट दिख रहा है। टिकट में क्या क्या चीजें जो है लिखी रहती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है हम लोग का।
जैसे कि दिया हुआ है, देखिए रेल टिकट देखो, नीचे दी गई बातों को टिकट में ढूंढकर उस पर अलग अलग रंगों से गोला लगाओ और चर्चा करो। एक टिकट में ट्रेन का नंबर रहता है, ठीक है, जो भी हम लोग टिकट खरीद रहे हैं सफर करने के लिए, दूर की सफर के लिए, तो टिकट में ट्रेन का नंबर रहेगा, सफर शुरू होने की तारीख रहेगी, बर्थ और डिब्बे का नंबर रहेगा, किराया रहेगा और दूरी यानी कि डिस्टेंस, कितना किलोमीटर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ये रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें टिकट में मौजूद रहती है। इसके अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ट्रेन का नंबर, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा आपको डाल देगा ऑप्शन में और बोलेगा कि मान लीजिए वो फोर्थ ऑप्शन में है तो 1 2 3 4, ठीक है, सही है और 5 गलत है, या फिर 1 2 3 5 सही है और 4 गलत है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या बोल रहा है। देखिए ट्रेन का नंबर रहेगा, सफर शुरू होने की तारीख रहेगी, बर्थ और डिब्बे का नंबर रहेगा, किराया रहेगा और दूरी रहेगी हम लोग की। ये सारी चीजें हम लोग का उसमें होता है। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ये पूरा चार्ट दिया हुआ है। गांधीधाम, नगर कोई एक्सप्रेस, ठीक है, गांधीधाम में वह कितने समय पर, स्टेशन छोड़ने का समय 5:15, डिस्टेंस, दिन, अहमदाबाद कब गया, बड़ोदरा कब गया, सूरत, ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन रहता है मैथ से रिलेटेड। और फिर आप लोग को उसको सॉल्व करना रहेगा कि टोटल टाइम कितना लगा, टोटल स्पीड कितना हुआ, ठीक है, किस स्पीड से वो जा रहा था। तो हम लोग को वो चीजें निकालनी होती है। क्वेश्चन आएगा तो हम आप लोग को ये चीज करवा देंगे, बहुत टफ नहीं है, इजी है। देखिए इसके बाद नीचे अध्यापक के लिए जो दिया हुआ है उसमें भी दिया गया है कि हो सके तो रेलवे टाइम टेबल बच्चों को दिखाएं, उसे पढ़ने में उसकी मदद करें। रेलवे टाइम टेबल से गणित और भूगोल की बहुत सारी मजेदार क्रियाएं भी की जा सकती है, ठीक है, ये चीजें। आज हम लोग इतना ही चैप्टर्स पढ़ेंगे, इसके बाद टोटल 41 हो गया। वैसे भी नानी के घर तक हम लोग पढ़ लिए हैं। बदलते परिवार चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बहुत कुछ नहीं दिया है। हुतू तुतू में हम लोग का कुछ दिया है इंपॉर्टेंस। फुलवारी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे बदले घर, उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहाड़ों से समुद्र तक, इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बसवा का खेत से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। मंडी से घर तक भी क्वेश्चन आएगा। चू चू करती चिड़िया आई, ये चैप्टर सबसे ज्यादा टफ है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट चिड़ियों के बारे में बताया गया है, उनके घोंसले कैसे होते हैं, उनके घोंसले में क्या क्या होती हैं, ये थोड़ा जानना ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, सबका ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नंदिता मुंबई में ये चैप्टर उतना ज्यादा नहीं इम्पोर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन नहीं आता है। हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चन किससे आता है हम वो चैप्टर आपको बता रहे हैं। पानी कहीं ज्यादा कहीं कम, इसका मैं यहाँ पे पानी का इंपॉर्टेंस बताया है। जड़ों का जाल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा आपको। मिलकर खाए, खाना मिलना, खाना खिलाना, दुनिया में मेरा घर, पोचमपल्ली, यहाँ से क्वेश्चन आता है। दूर देश की बात, चटपटी पहेलियां और फौजी वहीदा, लास्ट चैप्टर से भी हम लोग का क्वेश्चन बनता है। तो ये हम लोग कल भी हम लोग ईवीएस भी पढ़े, ईवीएस ही पढ़ेंगे, सैटरडे भी हम लोग ईवीएस ही पढ़ेंगे। हम सर से बात करते हैं, आप लोग का टॉपिक जो है भिजवाते हैं, तो मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल भी हम लोग ईवीएस ही पढ़ेंगे। चलिए, हाँ राधिका जी, आप हैंड रेस की हुई है, क्या बात है बताइए।